देखो चैप्टर का नाम है सेल, ठीक है। सेल क्या है? द यूनिट ऑफ लाइफ। बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो कि जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की वो क्या है? सेल है, ठीक है। तो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब तुम अपने आसपास देखते हो तो तुम्हें लिविंग थिंग्स भी दिखती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखती है। जैसे लिविंग में तुम आपस में होगे, है ना, और नॉन लिविंग में क्या है? जो भी बेंच है, बॉटल है, बैग है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है, ठीक है। उसके बाद यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव व्हिच अ लिविंग थिंग हैज। इनएनिमेट थिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। इनएनिमेट थिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग, कि ऐसा क्या है जो लिविंग को लिविंग बनाता है और ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं है और लिविंग में है, ठीक है। उसके बाद है द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमने ऊपर पूछा खुद से, उसका आंसर क्या है? सेल। क्या है उसका आंसर? सेल। कि लिविंग थिंग्स के अंदर सेल प्रेजेंट होगा और नॉन लिविंग में सेल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, उन्हें हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ बने होंगे बहुत सारे सेल से, उन्हें बोलेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। बेसिक सी बात है, जिनमें बहुत सारे सेल वो मल्टी सेल्युलर और जिनमें एक सेल है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा। उसके बाद हमें देखना है कि सेल होता क्या है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ। अब ये दो बातें दी हुई है एनसीईआरटी ने और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों बातें कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या क्या कर सकते हैं। पहला, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। पहली बात तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है कि अगर वो अकेले प्रेजेंट है तो भी अपना काम चला सकते, कर लेंगे, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की क्या होगी? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, पहली बात। दूसरा, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जिंदा रहने के लिए जिन जिन फंक्शंस को परफॉर्म करने की जरूरत है वो फंक्शंस वो परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के दो मेन फीचर बताए एनसीईआरटी ने। पहला, उनकी एग्जिस्टेंस कैसी होगी? इंडिपेंडेंट। दूसरा, जिंदा रहने के लिए जिन भी फंक्शंस को करने की जरूरत है वो फंक्शंस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कर सकते, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यूनिसेल्युलर के। नेक्स्ट है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हमने देखा कि सबसे छोटा तो क्या हो सकता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही हो सकता है। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के सारे काम कर सकता है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसकी होगी। अब अगर कोई भी चीज ऐसी है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है, जैसे ये स्ट्रक्चर मान लो सेल का है, ठीक है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है सेल का, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका ऐसा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है सेल जैसा, तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये लिविंग होगा या लिविंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हम नहीं बता सकते जब तक एक पूरा सेल का स्ट्रक्चर उसके अंदर नहीं है, समझ गए? क्योंकि जब तक एक पूरा सेल का स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो यूनिसेल्युलर भी अगर नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा या नहीं करेगा, हम श्योर उसके बारे में नहीं है, ठीक है। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि सेल क्या है? सेल फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल, ठीक है। लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट सेल। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ठीक है। उसके बाद आगे है एंटन वॉन लिवेनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। जो लिविंग सेल देखा था सबसे पहले लिविंग सेल देखा था लिवेनहुक ने। किसने देखा था? लिवेनहुक ने। एंटन वॉन लिवेनहुक ने देखा था। लिविंग या डेड सेल? लिविंग सेल देखा था लिवेनहुक ने और डेड सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। डेड किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग देखा था लिवेनहुक ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब लिविंग सेल की डिस्कवरी तो किसने कर दी? लिवेनहुक ने। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट ब्राउन ने। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल।
अब ठीक है, सेल डिस्कवर हो गया था, सेल के बाद न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से साइंटिस्ट ने सेल का स्ट्रक्चर देखा और बताया कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? लीeuwenhoek ने, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने। और डेड सेल रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। ठीक है, अब तक ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट आई हैं। पहली तो क्या कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा, और दूसरा वो जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन अपनी लाइफ के वो परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा है जो सेल के स्ट्रक्चर से कम है, पूरा सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी पाएगा या नहीं। ठीक है, उसके बाद ये 2 डिस्कवरी देखी है बस, लिविंग सेल की बाय लीeuwenhoek एंड न्यूक्लियस की बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना, न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन, डेड सेल की रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़नी है सेल थ्योरी। तो 1838 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, स्क्लैडिन। क्या है नाम? स्क्लैडिन। पूरा नाम बेशक याद मत रखना, पूरा नाम है मैथिस स्क्लैडिन, बेशक स्क्लैडिन याद रखना सिर्फ। कब आए ये? 1838 में स्क्लैडिन आए। अब स्क्लैडिन जो थे ना वो बॉटनिस्ट थे। स्क्लैडिन क्या थे? बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब प्लांट्स की स्टडी करते थे, है ना, और थे वो जर्मनी से। कहां से थे? जर्मनी से। तो स्क्लैडिन जो है वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। कैसे बॉटनिस्ट थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। कब किया उन्होंने काम? 1838 में। अब इन्होंने क्या किया? एग्जामाइंड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। अब बॉटनिस्ट है तो किसकी स्टडी करेंगे? प्लांट्स की। तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की, उनका एग्जामिनेशन किया, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जो कि टिश्यू बनाएंगे प्लांट के अंदर। स्क्लैडिन ने किसकी स्टडी की? प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर इन्होंने देखा कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के सेल प्रेजेंट है, और सेल मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू। सेल मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू। तो ये बात किसने देखी थी? मैथिस स्क्लैडिन ने 1838 में। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो ये क्या थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, उसके बाद एट अबाउट द सेम टाइम, लगभग इसी टाइम पे, थियोडोरे श्वान। कौन थे? थियोडोरे श्वान 1839 में। कब? 1839 में। और श्वान सेल्स तो सुना है तुमने नाम कभी पहले? श्वान सेल्स किस में होते हैं? हमारे न्यूरॉन्स में। कहाँ होते हैं? न्यूरॉन्स में। और न्यूरॉन्स जूलॉजी से रिलेटेड है, बॉटनी से? जूलॉजी से रिलेटेड है ना। तो हाँ, यहाँ से हम याद रखेंगे कि जो श्वान थे ना वो एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? एक जूलॉजिस्ट। और इसका उल्टा क्या हो गया? बॉटनिस्ट। तो स्क्लैडिन क्या थे? एक बॉटनिस्ट। अब ये थे ब्रिटेन से। ये कहां से थे? ब्रिटेन से। तो श्वान जो है वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। क्या है? एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने अपनी स्टडी की थी 1839 में। कब की थी स्टडी? 1839 में। अब इन्होंने क्या स्टडी किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, अलग अलग टाइप के एनिमल सेल्स की इन्होंने स्टडी की, एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर which is today known as plasma membrane। इन्होंने देखा कि सेल के आसपास ना एक पतली सी लेयर है। इन्होंने सेल के आसपास क्या देखी? एक पतली सी लेयर देखी। उस लेयर को आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे नहीं बोला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज हम बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ क्या बताया कि सेल के चारों तरफ एक पतली सी लेयर प्रेजेंट है। प्लांट सेल की स्टडी की या एनिमल सेल की? एनिमल सेल की। जूलॉजिस्ट हैं तो एनिमल सेल की स्टडी की इन्होंने। ठीक है, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन इट्स स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज। अब था जूलॉजिस्ट पर प्लांट टिश्यूज के बेस ने स्टडी की थी, और प्लांट टिश्यूज की स्टडी के बेस पे श्वान ने बताया दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ऑल प्लांट सेल्स। कि जो सारे प्लांट सेल होते हैं ना वो एनिमल सेल से अलग है। क्यों है एनिमल सेल से अलग? क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, मूव कौन करता है? प्लांट्स मूव करते हैं या एनिमल्स मूव करते हैं? एनिमल्स मूव करते हैं। अब एनिमल्स के सेल में अगर सेल वॉल होगी तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होती, पर प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होती है। ठीक है, तो ये बात किसने डिस्कवर की कि प्लांट्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनका कि सेल के अराउंड सेल वॉल होगी? श्वान ने। किसने ऑब्जर्व की? श्वान ने। तो स्क्लैडिन ने तो बस एक बात बताई थी
कि प्लांट अलग अलग टाइप के सेल से बना हुआ और सेल मिलके बनाएंगे टिश्यू। ये बात बताई थी स्क्लेडिन ने 1838 में, ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद आए श्वान, श्वान ने 1839 में अपना काम किया, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, और उन्होंने दो बातें बताई। पहला तो क्या कि जो एनिमल सेल है उसके चारों तरफ एक पतली सी लेयर प्रेजेंट है, उस लेयर को आज हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात, उन्होंने प्लांट टिश्यूज की भी स्टडी की, और प्लांट टिश्यूज की स्टडी करके उन्होंने बताया कि प्लांट्स का ना एक स्पेसिफिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्लांट्स के अंदर सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होगी सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल। और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होगी, उनमें बस एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होगी जिसे आज हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस, श्वान proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells। अब ये जो भी इन्होंने स्टडी की ना, श्वान ने दो बातें बताई थी, प्लांट्स के बारे में भी और एनिमल्स के बारे में भी। इस स्टडी के बेस पे श्वान ने कहा, एक हाइपोथेसिस दिया श्वान ने। अच्छा, दो चीजें तुम पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, एक हाइपोथेसिस और एक थ्योरी। थ्योरी क्या होती है, जो अगर किसी साइंटिस्ट ने दे दी वो आगे चेंज नहीं होगी। पर हाइपोथेसिस क्या होता है कि अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई हाइपोथेसिस दिया है, मतलब आगे उसमें चेंज पॉसिबल है। तो श्वान ने अपनी स्टडी के बेस पे एक हाइपोथेसिस दिया, और वो हाइपोथेसिस क्या था कि एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, सेल से। सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। किससे बने हुए हैं, सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें हमें श्वान जी के बारे में याद रखनी है। पहला, उन्होंने बताया कि एनिमल सेल में एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होगी, आज हम उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात, उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताई कि प्लांट टिश्यूज जो हैं उनकी उन्होंने स्टडी की और देखा कि सेल में प्रेजेंट होगी सेल वॉल, ठीक है। फिर उन्होंने इसके बेस पे एक हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, सेल से और सेल के प्रोडक्ट्स से, ठीक है। उसके बाद है कि स्क्लेडिन और श्वान जो है, इन्होंने एक साथ मिलके दी थी सेल थ्योरी। स्क्लेडिन और श्वान ने एक साथ मिलके क्या दी, सेल थ्योरी। तो अगर कोई पूछे सेल थ्योरी किसने दी, स्क्लेडिन ने और श्वान ने। स्क्लेडिन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट। श्वान क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने हुए हैं, सेल से। किससे बने हुए हैं, सेल से। पर ये जो थ्योरी है ना, सेल थ्योरी, ये हमें ये नहीं बता पाई थी कि नए सेल कैसे बनते हैं, ठीक है। नए सेल्स कैसे बने वो सेल थ्योरी हमें नहीं बता पाई। तो अगर कोई पूछे सेल थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, तो सेल थ्योरी की लिमिटेशन है कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, वो सेल थ्योरी हमें नहीं बता पाई। तो अब एक साइंटिस्ट है रेडोल्फ वर्काउ, क्या है ना, रेडोल्फ वर्काउ। रेडोल्फ वर्काउ आए थे 1855 में। कब आए, 1855 में। देखो 1838 में कौन आया, स्क्लेडिन। कौन आया, स्क्लेडिन। 1839 में कौन आया, श्वान। और 1855 में कौन आए, रेडोल्फ वर्काउ। कौन आए, रेडोल्फ वर्काउ। अब रेडोल्फ वर्काउ ने क्या बताया, first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells। और इसको उन्होंने बोला omnis cellula e cellula। क्या बोला, omnis cellula e cellula। रेडोल्फ वर्काउ ने हमें बताया कि जो सेल है ना वो डिवाइड करते हैं। सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके नए सेल बनाते हैं। क्या सेल थ्योरी हमें बता पाई थी कि नए सेल कैसे बनते हैं, नहीं बता पाई ना। तो रेडोल्फ वर्काउ ने क्या कहा कि जैसे ये एक सेल है, एक सेल माइटोसिस से कितने सेल बनाएगा, दो। कितने सेल बनाएगा, दो। तो ये नया सेल है, पुराना, नया सेल। ये नया सेल किससे बना है, पुराने सेल से। पुराना सेल मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुराना सेल मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले। जैसे लोग प्री वेडिंग कराते हैं ना, मतलब वेडिंग से पहले। तो प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा हो, है ना। तो ये नया सेल, न्यू सेल किससे बना, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब एक ऐसे सेल से बना जो सेल पहले से ही प्रेजेंट था। तो ये बात बताई रेडोल्फ वर्काउ ने। कब बताई, 1855 में, ठीक है। सेल थ्योरी ये बात नहीं बता पाई थी। सेल थ्योरी नहीं बता पाई थी कि नए सेल कैसे बने हैं। नए सेल कैसे बने ये बताया रेडोल्फ
वर्काउ ने। कहां से बने नए सेल? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने डिवीजन किया और डिवीजन के बाद बने। अब रेडोल्फ वर्काउ ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम उन्होंने दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अगर कोई मतलब पूछे तो इसका मतलब है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है। उसके बाद जो रेडोल्फ वर्काउ थे उन्होंने क्या किया, जो स्क्लेडिन और श्वान की सेल थ्योरी थी ना उसको मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करके एक फाइनल शेप दे दी। मैंने बताया था ना हाइपोथेसिस में चेंजेस पॉसिबल होते हैं, है ना। तो हाइपोथेसिस दिया था स्क्लेडिन और श्वान ने, उसमें चेंजेस किए किसने? रेडोल्फ वर्काउ ने, और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दे दी। ठीक है, अब सेल थ्योरी बन गई, अब वो हाइपोथेसिस नहीं है, तो अब उसमें चेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेल थ्योरी जो है उसकी दो स्टेटमेंट है। सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, वो किससे बने हुए हैं? सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। दूसरा जो वर्काउ ने बताया था कि नए सेल्स कहां से आए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो हमें सेल थ्योरी की दो स्टेटमेंट याद रखनी है आज जो सेल थ्योरी है। पहला कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जितने भी वो बने हुए सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। दूसरा जो नए सेल है, नए सेल कहां से आते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। देखो, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन अनियन पील एंड और ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। हम ना अनियन पील मतलब प्याज का छिलका, है ना, और ह्यूमन चीक मतलब हमारे गाल का सेल। अब ह्यूमन चीक ले रहे तो वो एनिमल सेल होगा वहां या प्लांट सेल होगा? एनिमल सेल होगा। और अनियन का क्या हो गया? प्लांट सेल। मतलब हमने प्लांट सेल भी ले लिया और एनिमल सेल भी। या तो तुम प्लांट सेल लो या एनिमल सेल। जैसे हमारा भी एक्सपेरिमेंट कराया गया था, चीक वाला एक्सपेरिमेंट किया तुम लोगों ने, है ना। बार बॉडीज देखी थी हमने, तो उसके अंदर कि जो टूथपिक होती है ना, टूथपिक को थोड़ा सा अंदर से रब करके और सेल निकाले जाते हैं वहां पे, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं डाई से स्टेन करके सेल को, उसका स्ट्रक्चर दिखता है फिर हमें अंदर। तो या तो अनियन को या ह्यूमन चीक को हमने ऑब्जर्व किया किसके अंडर? माइक्रोस्कोप के अंदर, और फिर जो भी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया वहां से इंफॉर्मेशन ली हमने। तो जो अनियन सेल है वो क्या है? टिपिकल प्लांट सेल। अब प्लांट सेल है तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विदिन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। देखो होता क्या है कि सेल में ना सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल वॉल। सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है? सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर की साइड होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर की साइड क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, अब प्लांट में तो क्या होगा? बाहर सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो। पर क्या एनिमल में सेल वॉल होगी? नहीं होगी। तो एनिमल में हमें सेल में सबसे बाहर कौन सी लेयर दिखेगी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर प्लांट में पहले सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर मतलब जो आउटर एरिया है, जो आउटर वॉल है, वो एनिमल सेल में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर प्लांट सेल में सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद है इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उनके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है वो डेंस होता है। न्यूक्लियस कैसा होगा? डेंस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस कैसा होगा? मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम मैंने तुम्हें सेल वाले चैप्टर सेल साइकिल एंड डिवीजन में बताया था कि क्रोमोसोम और कुछ नहीं है बल्कि डीएनए की ही पैकेजिंग हो रखी है। याद है तुम्हें कि डीएनए बहुत लंबा होता है पर उसकी पैकेजिंग होके क्या बना है? क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और कुछ नहीं है पैकेज्ड डीएनए, और उसी के अंदर होता है हमारा
जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो, ठीक है। हाँ, उसके बाद सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर एज सेल्स दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या फर्क है कि यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियाई है उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। कैरियन का मतलब क्या बताया था तुम्हें? न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ठीक है। उसके बाद है इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उनमें प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। क्या है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। सेमी फ्लूइड मतलब ना पूरे तरीके से सॉलिड है और ना पूरे तरीके से लिक्विड है, ठीक है। तो सेल है, सेल में अभी हमने देखा पहला न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है तो हम कहेंगे सेल है यूकैरियोटिक। अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो हम कहेंगे सेल है प्रोकैरियोटिक। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था क्रोमोसोम। क्रोमोसोम और कुछ नहीं है, पैकेज्ड डीएनए है, मतलब क्रोमोसोम पर ये है हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेल के अंदर प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म, जिसने सेल के अंदर के वॉल्यूम को कवर करके रखा है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है, ठीक है, वो बॉल तुम्हारा सेल है। अब उस बॉल के अंदर तुमने थोड़ा सा मान लो सॉस भर दिया, ठीक है। तो सॉस क्या है? पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है ना, बहुत थिक होता है ना सॉस, तो वो क्या है? सेमी फ्लूइड है। तो अब उस सॉस ने क्या किया? उस बॉल के वॉल्यूम को भर दिया, है ना, अंदर जो भी वॉल्यूम था उसको भर दिया। तो इसी तरीके से है साइटोप्लाज्म की सेल जो है, सेल किससे भरा हुआ है? एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से भरा हुआ है। उस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है नाम? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में ऐसी एक मेन जगह बताओ जहां सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो वो मेन जगह कौन सी है? साइटोप्लाज्म। क्या है वो जगह? साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, जो मेन एक्टिविटीज जहां पे होंगी सारी, वो क्या है सेल के अंदर? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होंगी वो एक्टिविटीज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अपने नोट्स में यूं लिखना, मेन एरिना वेयर सेल्यूलर एक्टिविटीज अकर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। फिर एरो लगा के नीचे आंसर क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। क्यों चल रही हैं वो केमिकल रिएक्शन? ताकि सेल को लिविंग स्टेट में रखा जा सके, ठीक है। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस है सेल में, वो कहाँ होंगी? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होंगे केमिकल रिएक्शन सेल में? साइटोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियस के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल्स के पास होगा अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनेलीज। अब न्यूक्लियस जो था यूकैरियोटिक सेल्स में, कैसा न्यूक्लियस था? मेम्ब्रेन बाउंड। कैसा था? मेम्ब्रेन बाउंड। तो न्यूक्लियस तो था ही, न्यूक्लियस के साथ साथ और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगे, और उन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज में देखो क्या क्या, पहली ऑर्गेनेली है ईआर। पहली ऑर्गेनेली क्या है? ईआर। ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरा आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। दूसरा क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। तीसरा है लाइजोसोम। तीसरा क्या है? लाइजोसोम। फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ है माइक्रोबॉडीज, और सिक्स्थ है वैक्यूल। सिक्स्थ क्या है? वैक्यूल्स। ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। कौन से सेल की? यूकैरियोटिक सेल की। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड था? नहीं था। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, और साथ साथ जो दूसरे ऑर्गेनेलीज होंगे वो भी यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। मतलब ऐसे ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो मेन डिफरेंस देखो, ये यूकैरियोटिक सेल और ये प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या है? तुम्हारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है।
प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। अब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे यूकैरियोटिक में। एग्जाम्पल क्या है? ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल। ठीक है, ये प्रेजेंट होंगे यूकैरियोटिक सेल में। ये सारे जितने भी नाम हमने लिए ये मेम्ब्रेन बाउंड हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे कोई भी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है राइबोसोम। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राइबोसोम जो होते हैं ना वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस। तो राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मतलब इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। और ये हमें सारे सेल्स में मिलेंगे, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि ऐसे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली का नाम बताओ जो प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है। कौन है ऐसी ऑर्गेनेली? राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम। अब विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन 2 ऑर्गेनेलीज। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर तो राइबोसोम प्रेजेंट होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म के साथ साथ राइबोसोम 2 और ऑर्गेनेलीज के साथ मिलता है। वो 2 और ऑर्गेनेलीज है। प्लांट्स में तो क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स में तो कौन आ गया? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आ गया? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में होगा? नहीं होगा। तो एनिमल्स में राइबोसोम सिर्फ मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे और रफ ईआर पे। अब जो तुमने ईआर देखा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मान लो ये मेरे दोनों हाथ है, ठीक है, इस हाथ पे बहुत सारे दाने दाने से प्रेजेंट है और इस पे कोई भी दाने प्रेजेंट नहीं है, तो रफ कौन सा होगा? जिस पे दाने प्रेजेंट हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस पे राइबोसोम होंगे वो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम किस पे है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे या स्मूथ पे? रफ पे। तो हमने देखा कि जो राइबोसोम है, पहली इंपॉर्टेंट बात, उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो होगा ही, लेकिन साइटोप्लाज्म के साथ साथ 2 और ऑर्गेनेलीज में होगा। वो 2 और ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं? एनिमल में तो माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर। एनिमल में तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर प्लांट्स में इन दोनों के साथ साथ और कहां पे होगा? क्या ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लांट्स में होंगे? क्योंकि प्लांट्स भी क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर कहां कहां पे होगा राइबोसोम? पहला प्लास्टिड्स। पहला क्या है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में। दूसरा एनिमल्स में कहां पे होंगे? सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर पे, क्योंकि एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, लोकेशन समझ आई राइबोसोम की? साइटोप्लाज्म के साथ साथ इन जगह पे और प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर। उसके बाद है एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन। याद है कुछ सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल बताया था सेल साइकिल एंड डिवीजन में कि एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोसोम और उसका एक और नाम है सेंट्रियोल। ठीक है, क्या है नाम? सेंट्रियोल। तो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। एनिमल सेल्स में क्या होगा? सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, और सेंट्रियोल भी मेम्ब्रेन लेस होता है, मतलब वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। प्लांट सेल में क्या होगा? सॉरी, एनिमल सेल में क्या होगा? सेंट्रियोल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होगा, और सेंट्रियोल के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। सेंट्रियोल का एक और नाम सेंट्रोसोम। ठीक है, तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली तुमने बस 2 देखी हैं, एक तो राइबोसोम और एक सेंट्रियोल। एक तो राइबोसोम और एक सेंट्रियोल। राइबोसोम तुम्हारा कहाँ कहाँ पे होगा? प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। प्लांट्स में तो होगा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर। एनिमल्स में होगा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर। ठीक है, फिर तुमने देखा
सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा? एनिमल्स में। और काम क्या है सेंट्रियोल का? सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करवाना काम है सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम का। अब सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। जो अलग अलग सेल है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं तीन बेसिस पे। पहला बेसिस है उनका साइज। पहला बेसिस क्या है उनका? साइज। दूसरा है कि उनकी शेप कैसी है, और तीसरा है कि उनकी एक्टिविटी क्या है, मतलब वो काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला किस बेसिस पे? साइज। दूसरा शेप, तीसरा एक्टिविटीज, फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अब एग्जांपल देखना हमें कि सबसे छोटा जो सेल होता है ना, सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में तुमने एक जगह और पढ़ा है, बताओ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या स्पेशल फीचर था इसका? सेल मेम्ब्रेन होते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा सेल अगर कोई पूछे तो सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। साइज इसका होता है 0.3 माइक्रोमीटर। साइज कितना होगा? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होगा। माइक्रोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? बताओ। सीरियसली हर्षिता बताओ। माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके? 10⁻⁻�6 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो और अगर मैक्रो करना हो तो, मैक्रो या मेगा करना हो तो 10⁻⁶। ठीक है, अगर माइक्रो करना हो तो 10⁻⁻�6। ठीक है, अब उसके -6 या -8 बोल रहा, यूज नॉट श्योर। उसके बाद फिर -4 बोल दिया। बताओ, अब अगर चारों ऑप्शन में हो तो तुम तो श्योर ही नहीं हो कि क्या करना है टिक। तो माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है बताओ? 0.3 माइक्रोमीटर। कितना होगा? 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद बता रखा है बैक्टीरिया के बारे में। अब बैक्टीरिया जो है वो होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी? 3 से 5 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा की लेंथ कितनी? 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की लेंथ कितनी? 3 से 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद है द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। आज के टाइम तक हमें जो सबसे बड़ा सेल मिला है, जो सबसे बड़ा सेल हमने आइसोलेट किया, निकाला है, वो है ऑस्ट्रिच का एग। क्या है? ऑस्ट्रिच का एग। अमंग मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन आरबीसी आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो ह्यूमंस के अंदर रेड ब्लड सेल हैं उनका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। उनका डायमीटर कितना है? 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे लंबे सेल कौन से हैं, तो सबसे लंबे सेल कौन से हैं? नर्व सेल। सबसे लंबे सेल कौन से हैं? नर्व सेल। और सबसे बड़ा सेल कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सबसे छोटा सेल? माइकोप्लाज्मा। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल्स की जो शेप होती है वो भी बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे कुछ शेप्स दी एनसीईआरटी ने, डिस्क लाइक हो सकते हैं सेल, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनार हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, या इरेगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, सारी शेप याद करो। पहली शेप क्या है? डिस्क शेप। अब दूसरी जो ये है ना, एक साथ याद कर लो, कॉलमनार या क्यूबॉइडल। ठीक है, एक बच गई पॉलीगोनल। डिस्क शेप्ड, पॉलीगोनल, कॉलमनार या क्यूबॉइडल। अब थ्रेड लाइक होगी या फिर इरेगुलर भी हो सकती है, मतलब कोई भी शेप नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो शेप होती है सेल की मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल की शेप इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शन भी डिसाइड कर सकता है कि सेल की शेप कैसी होगी। ठीक है, देखो
नेक्स्ट है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। प्रोकैरियोटिक सेल में तुम्हें 4 देखने हैं। पहला क्या है? बैक्टीरिया। दूसरा है बीजीए, बीजीए क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे। तीसरा है तुम्हारे पास माइकोप्लाज्मा और फोर्थ है पीपीएलओ। पीपीएलओ होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें 4 देखने ऑर्गेनिज्म। पहला बैक्टीरिया, दूसरा बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गे, तीसरा माइकोप्लाज्मा और फोर्थ पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। अब तुम बताओ, एक यूकैरियोटिक सेल है और एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अपना जो ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, जो अपने बच्चे पैदा करेंगे, वो जल्दी जल्दी एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा या ह्यूमन प्रोड्यूस करेगा? मैंने तुम्हें 9 महीने का टाइम दे दिया, तो 9 महीने में बैक्टीरिया कितने बच्चे पैदा करेगा और ह्यूमन कितने कर सकते हैं? बताओ। बैक्टीरिया का तो हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने हो जाएंगे 9 महीने में। यानी जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो डिवाइड बहुत स्लोली करते हैं, पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज छोटा होता है। ठीक है। उसके बाद दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका भी शेप और साइज बहुत अलग अलग टाइप का हो सकता है, बहुत वेरिएशन है उनके शेप और साइज में। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब 4 बेसिक शेप्स बैक्टीरिया की तुमने पढ़ रखी हैं। पहली शेप है रोड लाइक। रोड लाइक शेप को क्या बोलते हैं? बैसिलस। रोड लाइक शेप को क्या बोलते हैं? बैसिलस। देन स्फेरिकल शेप को बोलते हैं कोकस। स्फेरिकल शेप को क्या बोलेंगे? कोकस। कोमा शेप्ड शेप को बोलते हैं विब्रियो। कोमा शेप्ड शेप क्या होगी? विब्रियो। और स्पाइरल शेप्ड होती है स्पिरुलम। स्पाइरल शेप्ड क्या होगी? स्पिरुलम। तो बैक्टीरिया की हमने 4 शेप पहले भी देख रखी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। स्पाइरल होगी तो स्पिरुलम, कोमा शेप्ड होगी तो विब्रियो, और रोड शेप होगी तो बैसिलस, स्फेरिकल होगी तो कोकस। स्फेरिकल होगी तो कोकस। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। यू कह रहा है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है ना, सबका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से उनकी बॉडी बनी हुई है, वो फंडामेंटली तो सबका क्या है? सेम है। फंडामेंटली बेसिकली सबका क्या है? सेम है। इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। लेकिन शेप और फंक्शन क्या है उनके? अलग अलग है, बहुत ज्यादा वैरायटी है उनके शेप और फंक्शन में। All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. प्रोकैरियोटिक सेल तुम्हें कितने बताए? 4। अभी 4 ही बताए है ना, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ और ब्लू ग्रीन एल्गे। अभी जितने तुमने देखे हैं ना, सब में सेल मेम्ब्रेन के अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन के अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बस एक में नहीं होती, वो है माइकोप्लाज्मा। क्योंकि माइकोप्लाज्मा हमने देखा था मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली, वो है ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड मैट्रिक्स सेल के अंदर भरा हुआ, उस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का हमें पता है, यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, तो हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर नहीं है, तो यूकैरियोटिक सेल में हम क्या पढ़ते हैं कि सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है जेनेटिक मटीरियल। अब इनके अंदर सेल तो है, पर न्यूक्लियस की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो जेनेटिक मटीरियल कहाँ प्रेजेंट होगा इनके अंदर? वही बताया गया इन्होंने कि जेनेटिक मटीरियल जो है वो नेकेड होगा। कैसा होगा? नेकेड। नेकेड का मतलब क्या है कि किसी भी मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड नहीं होगा। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर नेकेड है, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेकेड का मतलब क्या है कि उसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। देखो जो जीनोमिक डीएनए है ना, जीनोमिक डीएनए मतलब जिस डीएनए पर जीन्स प्रेजेंट है, हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है,
वो तो होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ इनके अंदर प्रेजेंट होता है एक सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। ठीक है, जीनोमिक डीएनए के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल में होगा एक सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। ठीक है, These smaller DNA are called plasmids। ये जो छोटे छोटे डीएनए की, सर्कुलर डीएनए की हम बात कर रहे हैं, इन डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड्स। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नॉर्मल जीनोमिक डीएनए तो होगा ही, लेकिन उस डीएनए के साथ साथ इनमें प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होंगे। ये प्लाज्मिड्स क्या है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए। क्या है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए। देन द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। अब जिस भी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, वो प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया को एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देगा। अब फिनोटाइपिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? देखो, जैसे बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं ना, वो हम बोलते हैं फिनोटाइप। वो हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। जैसे मान लो हमारे पास दो प्लांट हैं, एक ये प्लांट और एक ये प्लांट है। दोनों प्लांट जो है ना, दोनों की हाइट सेम है, मतलब दिखने में तो दोनों प्लांट क्या है? सेम। मतलब फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है, फिनोटाइप दोनों का क्या है? सेम। लेकिन जरूरी नहीं है कि इन दोनों के अंदर जो जीन है वो जीन भी सेम हो। जीनोटाइप क्या होगा इनका? अलग अलग हो भी सकता है और अलग अलग नहीं भी हो सकता। जीनोटाइप मतलब उनके जीन कैसे हैं, और फिनोटाइप मतलब वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं। तो जिस भी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, वो प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया को एक यूनिक फिनोटाइप देगा। यूनिक फिनोटाइप मतलब वो बैक्टीरिया किसी तरीके से अलग दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मिड। अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया को एक यूनिक फिनोटाइप देगा, कोई एक यूनिक बाहर का कैरेक्टरिस्टिक देगा। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। जैसे दो बैक्टीरिया तुम्हारे पास, ठीक है, अब दोनों बैक्टीरिया को तुमने दिया, मान लो पेनिसिलिन दे दिया। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सुनी है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दे दी। कौन सी एंटीबायोटिक सुनी है तुम लोगों ने? पैरासिटामोल सुनी होगी। कोई भी मान लो, तुम पैरासिटामोल मान लो, ठीक है, तुमने पैरासिटामोल दे दी। दो बैक्टीरिया थे तुम्हारे पास। अब एक बैक्टीरिया मर गया और एक बैक्टीरिया नहीं मरा। जो नहीं मरा मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस था, वो उस एंटीबायोटिक से नहीं मरा, मतलब उसके अंदर क्या, उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है, वो खुद को बचा सकता है उस कंडीशन में। क्यों बचा सकता है? क्योंकि जरूर उसके अंदर कोई ऐसा प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा जिसने उस बैक्टीरिया को ये स्पेशल फीचर दिया है, और वो स्पेशल फीचर क्या है? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। मतलब अगर उसे हम वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक देंगे तो उसकी डेथ नहीं होगी। तो यही हमने देखा कि बैक्टीरिया में जब प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है तो वो इसे एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है। जैसे वो पहला फिनोटाइपिक कैरेक्टर हमने क्या देखा? रेजिस्टेंस टू antibiotics. In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. जब 12th में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो ये प्लाज्मिड डीएनए आएगा। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए को 12th की एनसीईआरटी लिखती है कि ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से ये रेप्लिकेशन शो कर सकता है। इसे रेप्लिकेशन शो करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं थी। ठीक है, नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। ये तो हमने पहले वाले पैराग्राफ में भी देखा था कि एक ही ऑर्गेनेली ऐसी है जो प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी प्रेजेंट है, और वो ऑर्गेनेली कौन सी थी? राइबोसोम। राइबोसोम के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। सिर्फ एक ऑर्गेनेली ऐसी है जो प्लांट सेल में भी है और प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। अब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर एक यूनिक चीज होती है, और उस यूनिक चीज का नाम है इंक्लूजन। क्या है नाम? इंक्लूजन। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। देखो, ये दोनों लाइन ना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे प्रोकैरियोट्स की यूनिक बात पूछी जाए तो वो यूनिक बात है कि इनमें इंक्लूजन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इंक्लूजन्स। अगर तुमसे पूछा जाए कि
इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें मीजोजोम प्रेजेंट होंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मीजोजोम की प्रेजेंस। मीजोजोम और कुछ नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे ये मान लो ये वाला इतना एरिया सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन ही बाहर निकल निकल के क्या बना देती है? मीजोजोम बना देती है। क्या बना देती है? मीजोजोम। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये और कुछ नहीं होते बल्कि सेल मेम्ब्रेन के ही इनफोल्डिंग्स होते हैं। ये जैसे सेल था तुम्हारे पास, अब इस तरीके से ये जो सेल मेम्ब्रेन है तुम्हारी, अगर सेल मेम्ब्रेन ही यू फोल्ड होके ये स्ट्रक्चर बना रही है, तो इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे? मीजोजोम्स। क्या बोलेंगे? मीजोजोम्स। ये जो स्ट्रक्चर बन गया यही क्या है? मीजोजोम। तो मीजोजोम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट क्या होगा? मीजोजोम। और अगर कोई पूछे यूनिक बात क्या है प्रोकैरियोट्स की, तो वो है प्रेजेंस ऑफ इंक्लूजन्स। क्या है? प्रेजेंस ऑफ इंक्लूजन्स। बस काफी आज के लिए।